आई होप सो आप सब अपनी गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने गेट का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपके सामने गेट का जो 2022 का सिलेबस है वो मैंने आपके सामने रखा था। और प्रीवियस 10 इयर्स में जो गेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग, वो टॉपिक्स मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है आपके सामने उसी सिलेबस में नीचे मैंने अगेन दोबारा से एक सिलेबस बनाया है, जिसमें कि मैंने प्रीवियस 10 ईयर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जिनमें से जो है मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को मैंने वहाँ पर आपके सामने रखा है। तो अगर आपने उस लेक्चर को, उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। और इसके साथ साथ जो है सेकंड जो लेक्चर मैंने आपके सामने रखा था ब्लैंकिंग एंड पंचिंग का मैंने लिया था, जिसमें कि मैंने आपके सामने ब्लैंकिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं, पंचिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं, ब्लैंकिंग पंचिंग में क्या डिफरेंस है, ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में क्या डिफरेंस है, क्लियरेंस किसे कहते हैं, क्लियरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, और आपका कटिंग फोर्स किसे कहते हैं, और उसके साथ में जो है आपका कितनी कटिंग फोर्स जो है किस मटेरियल के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो वो सब चीज़ें मैंने जो है सेकंड लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में जो है मैं आपके सामने जो प्लैंकिंग और पंचिंग से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स न्यूमेरिकल टाइप में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम ब्लैंकिंग और पंचिंग के जो है एमसीक्यूज देखेंगे जो कि गेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। द कटिंग फोर्स इन विच पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन मेनली डिपेंड अपॉन। तो जो कटिंग फोर्स जिस फोर्स के वजह से जो है हम किसी भी शीट मेटल में किसी भी ऑपरेशन को, ब्लैंकिंग या पंचिंग जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो कटिंग फोर्स जो है मेनली किस पर डिपेंड करती है? आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मेटल पे डिपेंड करती है, या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल पे डिपेंड करती है, या फिर आपका बुल्क मॉडुलस ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है, या फिर द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो अगर हम देखें जब ब्लैंकिंग और पंचिंग का ऑपरेशन होता है तो उस दौरान पे जो है हम क्लियरेंस यूज़ करते हैं, जो कि हम ब्लैंकिंग के लिए पंचिंग के अंदर जो है पंच के अंदर क्लियरेंस देते हैं, और पंच के लिए जो हम या फिर हम कह सकते हैं, या फिर पंचिंग के लिए हम जो है आपका डाई में या फिर ब्लैंक के अंदर क्लियरेंस देते हैं। तो ये जो क्लियरेंस हम प्रोवाइड करते हैं ये हम शेयर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं ब्लैंक और आपका डाई और पंच के बीच में, या फिर कैसे ब्लैंक और पंच के बीच में, जिससे कि हमारा जो शेयर ऑपरेशन जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म हो, और उससे जो हमारा मेटल जो ईजिली कम से कम कटिंग फोर्स लग करके जो है हमारा जो पार्ट हो कट होके जो है बाहर हो सके, या फिर हमारा जो डाई का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो जो कटिंग फोर्स है हमारी पंचिंग हो या फिर ब्लैंकिंग ऑपरेशन, दोनों में जो है मेनली वो डिपेंड करती है हमारे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल के ऊपर है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शीट के ऊपर। आई होप सो इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन। अब ये कह रहा है कि अगर ब्लैंकिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में क्लियरेंस हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे? पंच में प्रोवाइड करेंगे, डाई में प्रोवाइड करेंगे, या फिर डाई और पंच दोनों में इक्वली प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम जो पंच है उसकी जो ब्रिटल है या फिर हम जो है डाई में वहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हम जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन के दौरान में जो क्लियरेंस हम प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं पंच के अंदर। ओके, तो इसका आंसर सी आएगा आपका। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कहता है इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द स्मूथनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ द एज इज टू डैश। तो कह रहा है जब हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें कौन सा बेटर वे है जिसमें कि हम जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो तो जो हमारी शीट कट होगी तो उसमें जो हमारी शीट की जो एज है आफ्टर कटिंग ऑपरेशन जो है उसमें स्क्वायरनेस भी हो, उसकी एजिस पे जो स्मूथनेस भी हो।
तो इस बात को अगर देखा जाए तो अगर हम पंच और डाई के बीच में जो क्लियरेंस है अगर हम उसको हम कम करें या कम से कम रखें तो उतना ही बेटर जो है हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। तो इसका आंसर जो आपका ए रहेगा, हैव रिड्यूस्ड गैप बिटवीन पंच एंड डाई। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर इन डैश ऑपरेशन द डायमीटर ऑफ द डिज़ायर होल विल बी स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द डैश। तो इसमें अगर देखा जाए तो इन पियर्सिंग ऑपरेशन कह लीजिए या फिर पंचिंग ऑपरेशन कह लीजिए, द डायमीटर ऑफ द डिज़ायर होल विल बी स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द गेट। तो इसमें जो है हमारा अगर हम इसमें हम पंचिंग ऑपरेशन लेंगे तो उसमें डिज़ायर होल के हिसाब से जो उसमें स्मॉल जो होल कटेगा तो हमारा डाई के उसमें कट होगा। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा आपका पियर्सिंग ऑपरेशन, और जो नेक्स्ट रहेगा इसमें डाई का रहेगा, डायमीटर ऑफ द डाई। इसमें दो ऑप्शन रहेंगे बी और सी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इन प्रोड्यूसिंग ए पंच होल ऑफ 20 mm डायमीटर द डायमेंशन ऑफ द पंच इज डैश गिवन द रेडियल डाई क्लियरेंस ऑफ 0.1 mm। तो कह रहा है कि हमको अगर पंच होल जो है 20 mm डायमीटर अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उस केस में द डायमेंशन ऑफ द पंच डैश कितना होना चाहिए हमारा। अगर हमको 20 mm डायमीटर का जो है होल पंच होल क्रिएट करना है तो उसमें जो हमारा जो पंच का जो डायमीटर डायमेंशन है पंच का वो कितना होना चाहिए, एंड गिवन द रेडियल डाया क्लियरेंस जो हमारे पास 0.1 mm है। तो गेट 1994 में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है 20.2 mm वो कैसे है। तो आप देख लीजिए, हमको जो गिवन साइज़ है होल साइज़ दिया हुआ है 20 mm और जो क्लियरेंस गिवन हमें 0.1 mm गिवन है। अब इसमें पंच साइज़ अगर हम देखें तो उसका जो हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा था, होल साइज़ पंच साइज इक्वल टू होल साइज़, ठीक है ना, और वो कितना है 20 mm। अब हमको जो है डाई साइज़ निकालना होगा तो उसमें पंच साइज़ +2 इंटू में आपको क्लियरेंस रहेगा, ठीक है। तो 20 हो जाएगा जो कि हमारा पंच साइज़ है या फिर होल साइज़ कह लीजिए, प्लस में 2 इंटू आपका क्लियरेंस, तो 20.2 mm जो है इसका आंसर इस तरह से निकल के आएगा। तो मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है कि सी जो इसका आंसर है, उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, इस तरह से उसका आंसर निकाला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, फॉर ए 50% पेनिट्रेशन ऑफ अ वर्क मटेरियल ए पंच विद सिंगल शीयर इक्वल टू थिकनेस विल डैश। तो कह रहे अगर हम 50% पेनिट्रेशन होता है वर्क मटेरियल के ऊपर या किसी भी वर्क मटेरियल पे 50% पेनिट्रेशन क्रिएट करने के लिए ए पंच विद सिंगल शेयर इज इक्वल टू थिकनेस, तो उसमें जो हमारा पंच है सिंगल शेयर में वो इक्वल होना चाहिए उसकी थिकनेस के। तो कितना होगा आपका, तो हमें 50% पेनिट्रेशन लाने के लिए वर्क मटेरियल के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज द पंच लोड बाय हाफ द वैल्यू। तो जो भी हमारी वैल्यू उसका 0.5% जो है हमें पंच के ऊपर उतना लोड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इंक्रीज द पंच लोड बाय हाफ दी वैल्यू, तो आंसर इसका बी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्कुलर ब्लैंक ऑफ 10 mm डायमीटर आर पंच्ड फ्रॉम ए एल्यूमिनियम शीट ऑफ 2 mm थिकनेस। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर ब्लैंक जो है कट किया गया है जिसका डायमीटर 20 mm है, ठीक है ना, पंच करके एल्यूमिनियम शीट जिसकी थिकनेस 2 mm दी हुई है। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम इज 80 MPa, और जो शेयर स्ट्रेंथ है 2 mm शीट की वो आपका 80 MPa है। द मिनिमम पंचिंग फोर्स रिक्वायर्ड इन किलो न्यूटन इज, अगर हम इसमें देखना चाहिए कि मिनिमम कितनी पंचिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो किलो न्यूटन में कैलकुलेट करनी है, तो उसे कैसे निकालेंगे आप। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ब्लैंक हमें गिवन है 10 mm, थिकनेस ऑफ द एल्यूमिनियम शीट हमको गिवन है 2 mm, और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम शीट हमको गिवन है 80 MPa। और जो मिनिमम पंचिंग फोर्स है जो कि कितनी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें F = πd × T इंटू में आपका शेयर स्ट्रेंथ आपका है ना, ये अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। तो इट इज़ अ डायमीटर ऑफ द ब्लैंक होल, इट इज़ अ थिकनेस ऑफ द शीट, एंड टाउ = आपका शेयर स्ट्रेंथ, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शीट। तो वो आपको जो है पाई डायमीटर आपका D 10 आ जाएगा, T आपका 2 आ जाएगा, और जो हमको जो है कटिंग फोर्स दी हुई है वो आपका 80 आ जाएगी। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो आपका 50.03 किलो न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस बार क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया, द रेशियो ऑफ ए प्रेस फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए स्क्वायर ऑफ अ होल 30 mm साइड इन ए 1 mm थिक एल्यूमिनियम शीट
To that needed to punch a square hole of 60 mm side in a 2 mm thick aluminium sheet is। तो कह रहा है रेशो निकालिए अगर आपके हम एक प्रेस के ऊपर जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है पंच करने की, वो जो है 1 mm थिक शीट के ऊपर जो है 30 mm के जो है मतलब स्क्वायर होल जो है वो बनाती है। तो कहता है कि अगर 2 mm की थिक एल्युमिनियम शीट हो, उसके ऊपर जो हमें 60 mm के साइड स्क्वायर होल अगर हमको बनाने हो, तो उस केस में जो उसका रेशो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो रेशो जो हमको निकालना होगा तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्यूशन में मैंने इसको द साइज ऑफ स्क्वायर होल फ्रॉम वन साइड, हमने एक साइड लिया, एक साइड में जो है कितना था उसमें इंटू आपका 30 mm, उसका थिकनेस ले ली हमने x1 इजिकल टू 30 mm और थिकनेस ले ली t1 इजिकल टू 1 mm, और जो हमने फिर जो वन साइड जो हमने लिया इसमें स्क्वायर होल दूसरी शीट पे वो आपका आया आपका 60 mm और थिकनेस उसकी 2 mm। अब हमको इसका रेशो निकालना है तो हम दोनों को ऊपर नीचे रख लेंगे। तो 4 इंटू 1 आपका 4 इंटू x1 इंटू t1 इंटू अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ कह लीजिए या फिर आपका शेयरिंग फोर्स आप कह लीजिए, बटे में आपका जो सेकंड साइड है या सेकंड शीट है उस पर हम ले लेंगे 4 इंटू में x2 इंटू में t2 इंटू में आपका अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, ये आ गया आपका। अब इसमें 4 पे 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका इसमें टाउ से आपका अल्टीमेट टेंशन जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 इंटू t1 इज इक्वल टू x2 t2 बचेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.25 निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा 0.25। ये ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है विच वन इज नॉट ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कटिंग फोर्स टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ ए प्रेस। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो पॉइंट है जो कि आपका वो मेथड नहीं है रिड्यूसिंग कटिंग फोर्स टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ ए प्रेस। ओके, तो उसमें जो आपका प्रोवाइडिंग शेयर ऑन डाई ये तो मेथड है कटिंग फोर्स को रिड्यूस करने का, और प्रोवाइडिंग शेयर ऑन पंच ये भी आपका एक मेथड है जिससे कि हम कटिंग फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और जो इंक्रीज द क्लियरेंस को बढ़ा करके जो है हम कभी भी कटिंग फोर्स का जो है वो रिड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम क्लियरेंस को बढ़ाते हैं बिटवीन द पंच एंड डाई तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कटिंग फोर्स का जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, स्मूथनेस रिड्यूस होगी, एजिस पे शार्पनेस जो वो डैमेज होगी। तो इसका और स्टेपिंग पंच जो है उससे भी जो हम कटिंग फोर्स को जो रिड्यूस करते हैं टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ ए प्रेस के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है जो कि मेथड नहीं है रिड्यूसिंग कटिंग फोर्स टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ ए प्रेस इंक्रीजिंग द क्लियरेंस, ये मेथड नहीं है जिससे कि जिसको हम यूज़ करके जो है हम कटिंग फोर्स को रिड्यूस कर सकें और हम बचा सकें प्रेस को ओवरलोडिंग से। ओके, तो इसका राइट आंसर वो आपका सी है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 आता है शीट मेटल विद ए स्टॉक हार्डनेस ऑफ 20 HRC हैज़ टू बी शेयर्ड यूजिंग पंच एंड डाई हैविंग ए क्लियरेंस ऑफ 1 mm बिटवीन दैम। क्या एक शीट मेटल है जिसमें कि हमारा स्टॉक हार्डनेस जो है उसकी 250 HRC है, और जिस पर हम शेयरिंग में यूज़ करते हैं, और शेयरिंग में पंच एंड डाई से जो इसमें शेयर किया जाता है, और जिसकी क्लियरेंस जो है 1 mm है पंच और डाई के बीच में। इफ़ द स्टॉक हार्डनेस ऑफ द शीट मेटल इंक्रीज टू 400 HRC, कह रहा है यदि हम जो शीट मेटल उसकी HRC को बढ़ा करके 400 हार्डनेस को बढ़ा के 400 HRC कर दें, तो उस केस में पंच और डाई के बीच में क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल, गेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनिशियल कंडीशन ऑफ शीट हार्डनेस जो है पहले जो केस में वो HRC 250 थी, और वहाँ पर पंच और डाई की जो क्लियरेंस है वो हमें गिवन थी 1 mm। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम देखें तो जो HRC है वो हमको देगी 400 HRC है, और उसमें आपको क्लियरेंस फाइंड आउट करना है C2। तो C इज इक्वल टू 0.0032 प्लस आपका रूट में आपका शेयर स्ट्रेंथ रहेगा, और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट में आएगा आपका जो HRC हार्डनेस है उसके इक्वल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके। तो C1 बटे में सूट इज इक्वल टू आपका रूट में आ जाएगा HRC2 बटे आपका HRC1, उसका रेशो निकाल लेंगे हम। तो C2 इज इक्वल टू 1 into में आपका रूट में 400 बटे में आपका 250। तो यहाँ से C2 की जो वैल्यू आएगी मतलब क्लियरेंस हमारा निकल के आएगा 1.265 mm। ओके एवरीवन, तो मैंने आज आपके सामने जो है जो गेट में प्रीवियस ईयर्स में जो
थ्योरी एंड 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से पूछे गए थे वो मैंने आपके सामने रखा। तो आई होप सो इस लेक्चर से आपको पता लगा होगा कि एमसीक्यूज़ में आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से किस टाइप के पूछे गए हैं। उनका सॉल्यूशन आपके सामने जो है स्क्रीन पे भी था। मैंने आपको जो है अपनी वॉइस में आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको डिक्टेट करके मैंने आपको समझाया। आई होप सो आपको जो है सभी जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ओके, और एक बात मैं क्लियर कर दूँ इससे पहले, जो मैंने लेक्चर्स आपके सामने रखे हैं गेट के, उसमें सबसे पहले मैंने जो सिलेबस था वो मैंने आपके सामने रखा था गेट का, और उसके साथ मैंने एक सिलेबस जो और नीचे अटैच किया हुआ था जिसमें कि लास्ट 10 ईयर्स में गेट से जो सब्जेक्ट हैं में से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं सब्जेक्ट वाइज। सपोज आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है या फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स में लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से कौन कौन से टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थर्मल से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें से लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट जो मतलब टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो मैंने वही टॉपिक्स का वहाँ पर लिखे हैं जो मैक्सिमम टाइम जो है मतलब लास्ट 10 ईयर्स में जिनमें से क्वेश्चन जो हैं पुटअप हुए हैं। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट जो लेक्चर मैंने लिया था मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ब्लैंकिंग एंड पंचिंग के ऊपर लिया, और मैंने उसका थ्योरेटिकल लेक्चर एक क्रिएट किया। उसका लिंक जो है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी लिंक, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं learnengineers.com। तो वहाँ पर भी जो है आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर सभी लेक्चर्स को वॉच करके अपनी स्टडी को बेटर कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो ये लेक्चर आपको दिखाई दे रहा है या जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब आपको जो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.learnengineers.com। तो उस वेबसाइट पे जाकर के जो है आप वहाँ पर क्वेश्चंस को स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को वॉच करके जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल को या फिर एमसीक्यू थ्योरी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा उसमें जो मैं ब्लैंकिंग और पंचिंग के जो न्यूमेरिकल्स लास्ट 10 ईयर से पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। कुछ लेक्चर्स में फ्री होंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, और कुछ लेक्चर जो न्यूमेरिकल हैं वो उसमें पेड होंगे। तो अगर आपको लगता है कि सब न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है, उनको देखना है, उनके सॉल्यूशंस को आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ये सैम्पल जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आप देख सकते हैं। उसके साथ जो है कुछ उसमें जो है पेड भी होंगे सॉल्यूशंस, तो उनको भी आप पे करके जो लेक्चर्स को भी आप अच्छे से देख सकते हो। लेकिन बहुत माइनर सी उसकी कॉस्ट होगी जो कि आपकी और ध्यान में रखते हुए जो रखी जाएगी। तो आप उन लेक्चर्स को वॉच करके जो न्यूमेरिकल्स को वॉच करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक साथ जिसमें कि हम ब्लैंकिंग और पंचिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स गेट्स में लास्ट 10 से पूछे गए हैं उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड आपका लॉन्ग अंग क्वेश्चन टाइप जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।